सत्ताधारी दल है वहां पर इसलिए ये सन्नाटा है क्योंकि वहां बोलने की किसी को इजाजत नहीं है। अब अगर वहां पर इस बात को लेकर शोर मच रहा है कि भाई संजय नेगी की ज्वाइनिंग होनी है नहीं होनी है, रंजीत रावत नहीं चाहते कि उसकी ज्वाइनिंग हो, रंजीत रावत चाहते हैं कि उनका बेटे को वहां टिकट मिले, रंजीत रावत की बहू को टिकट मिले, रंजीत रावत को शर्ट से टिकट मिले, ये झगड़ा है, वो नहीं चाहते। और जो हरीश रावत ने कहा कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये जो प्रारंभिक तौर पर दिखाई दे रहा है। इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि आखिरकार जो गंगोत्री विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश चौहान को टिकट दिया, विधायक बने, और जो कांग्रेस पार्टी से जो लड़े थे 5 बार विजय पाल सजवान, वो आज भारतीय जनता पार्टी में, तो किसको टिकट मिलेगा? और जिस दिन इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा तो विजय पाल सजवान कहां जाएंगे या सुरेश चौहान कहां जाएंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हॉट न्यूज है तो वो है कांग्रेस में द्वंद्व, कांग्रेस में कलह, कांग्रेस में गुटबाजी, हरीश रावत का सियासी व्रत और उसके बाद संगठन में उठते तमाम सवाल, जिसमें विधायक भी लामबंद हो रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का एक लंबे वक्त बाद बयान आया और सख्ती वाला बयान आया, कहा अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुमारी शैलजा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हैं, वो 4-5 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आने वाली हैं। लेकिन ठीक चुनाव से पहले उपजे कांग्रेस में इस महाभारत ने बड़ा बखेड़ा खड़ा किया है। क्यों ये स्थिति क्यों बनी है, और खासकर हरीश रावत की क्या सियासी पारी अब खत्म समझ ली जाए या फिर खत्म कर देनी चाहिए उनको अपनी राजनीतिक पारी, ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। कई तरह की प्रतिक्रियाएं आपके सामने आ रही होंगी, फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट्स के जरिए बताया जा रहा है नई कांग्रेस बनाई जा रही है, लेकिन हरीश रावत के योगदान और उनको लेकर भी सवाल होने चाहिए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी हैं, उनको आपसे मुखातिब करा रहा हूं और उनके जरिए सवालों के जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे। गजेंद्र भाई, बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त दिया। मैं थोड़ा सा कांग्रेस को समझना चाहता हूं और उस वक्त में समझना चाहता हूं जब चुनाव की दहलीज पर प्रदेश खड़ा है और कांग्रेस में हम गुटबाजी कह रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको, अब तक की तस्वीर? वो दरअसल आपको इसलिए दिखाई दे रहा है कि वहां पर लोग आपको बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो दूसरा दल है, जो सत्ताधारी दल है, वहां पर इसलिए ये सन्नाटा है क्योंकि वहां बोलने की किसी को इजाजत नहीं है। अब अगर वहां पर इस बात को लेकर शोर मच रहा है कि भाई संजय नेगी की ज्वाइनिंग होनी है नहीं होनी है, रंजीत रावत नहीं चाहते कि उसकी ज्वाइनिंग हो, रंजीत रावत चाहते हैं कि उनका बेटे को वहां टिकट मिले, रंजीत रावत की बहू को टिकट मिले, रंजीत रावत को शर्ट से टिकट मिले, ये झगड़ा है, वो नहीं चाहते। और जो हरीश रावत ने कहा कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये जो प्रारंभिक तौर पर दिखाई दे रहा है। इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि आखिरकार जो गंगोत्री विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश चौहान को टिकट दिया, विधायक बने, और जो कांग्रेस पार्टी से जो लड़े थे 5 बार विजय पाल सजवान, वो आज भारतीय जनता पार्टी में, तो किसको टिकट मिलेगा? और जिस दिन इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा तो विजय पाल सजवान कहां जाएंगे या सुरेश चौहान कहां जाएंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। उसकी बगल में विधानसभा यमुनोत्री है, उस यमुनोत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हालात है, जो केदार सिंह रावत वहां विधायक हुआ करते थे, जो प्रीतम पंवार वहां विधायक हुआ करते थे, उसके बाद जो ये दीपक बिजनौर चुनाव लड़े हैं, ये सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी 4 लोगों को तो वहां टिकट देगी नहीं। उस दिन उस चर्चा किस लेवल पर जाएगी? उसकी बगल में एक और विधानसभा है पुरोला, उस पुरोला विधानसभा में 5 बार जो लोग विधायक बने, मालचंद हुए हैं, राजकुमार हुए हैं, अब दुर्गेश्वर लाल हुए हैं, ये सब के सब, और जो विधायक हैं जर रहे हैं, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी में है। तो अब महेंद्र भट्ट हो, पुष्कर सिंह धामी हो या दुष्यंत कुमार गौतम हो, इनमें से ये किसको टिकट देंगे? आप किशोर उपाध्याय को टिकट देंगे या दिनेश दले को टिकट देंगे या धन सिंह नेगी को टिकट देंगे? ये झगड़ों की बात अभी बाहर नहीं आई है। वहां जो कुनबा जोड़ा गया है दूसरी पार्टियों से लाके, जिसके लिए महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि हमारा निकाला हुआ माल दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, तो अब उनको बताना पड़ेगा कि आने वाले समय में उन्होंने धर्मपुर में जिस दिनेश अग्रवाल को ज्वाइन करवाया है, 5 बार वो भाजपा और कांग्रेस से टिकट लड़े, अब वो क्या विनोद चमोली का टिकट काटने जा रहे हैं या वो दिनेश अग्रवाल को टिकट देंगे? किसको देंगे? क्या उनके पास बताने के लिए है? वो बताने के लिए इसलिए भी नहीं है कि जिस पौड़ी लोकसभा में, वो विधानसभा में राजकुमार पौरी आपके विधायक हैं, वहां पर कांग्रेस से तोड़ के आपने जो है नवल को लिया है, नवल किशोर को,
अब आप बताइए आप किसको टिकट देंगे? आप केसर सिंह नेगी को टिकट देंगे कि नहीं देंगे? तो जितने सारे लोग जोड़े गए उन पे इसलिए चर्चा नहीं हो रही है। वही एक जो हमारे यहाँ एक तो ये बड़ी समस्या हो गई कि लोग अब चर्चा नहीं कर रहे हैं, विमर्श नहीं होता है, लोग पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आज क्या हो रहा है और आज कोई पढ़ लिया जाए और कल के दिन वो बात खत्म हो जाती है। उससे इस प्रदेश को बड़ा नुकसान होता है। जो हमारी एक राजनीतिक समझ होती है वो इतने पीछे चली जाती है, इतनी क्षीण हो जाती है कि आज कोई इस बात को पूछने वाला भी नहीं है कि मनीष खंडूड़ी गए थे भारतीय जनता पार्टी में, आज उनको किस पोजीशन पर रखा गया है? आप बताइए जिन 20-22 लोगों को आपने अपनी पार्टी ज्वाइन कराया था भाजपा में कांग्रेस से ला लाकर, जोर सिंह बिष्ट जैसे बहुत सीनियर आदमी, उत्तर प्रदेश के दौरान विधायक का टिकट दिया गया था उनको, उत्तराखंड बनने के बाद भी दिया गया। आज वो भाजपा में चले गए तो आज उनकी क्या गत वहां करके रख दी है? आप मथुरा जोशी से पूछ लीजिए, वो कितने सर्वे सर्वा हुआ करते थे वहां उस पार्टी के भीतर। अब जिस पार्टी को उन्होंने गरिया इतने साल तक उनको जो डिफेंड करने का काम दे दिया गया। तो सवाल सिर्फ इसलिए नहीं कि आज ये शोर आपको या इस प्रकार की वॉइस आपको कांग्रेस के एंड पे दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने नेताओं का गला बंद कर दिया है, उनके बोलने पर पाबंदी है। जरा बोल के दिखवाइए उनसे किसी को आप कि भैया एक बार कोई बयान देके दिखा दे। किशोर उपाध्याय आपको बोलने लगे 3 साल बाद और 4 साल पूरा होने के बाद, कह रहे साहब मेडिकल कॉलेज तो बन नहीं रहा, अब मैं कहां जाऊं बोलने के लिए। टिहरी डैम के ऊपर से भारत सरकार के मंत्री से घोषणा कराई गई थी कि 24 करोड़ जनता को जाने दिया जाएगा। आज मामला सब गायब हो गया। तो जो जनता के सवाल हैं वो सवाल बाहर आने वाले धीरे धीरे। और ये बात जितनी चुनाव के नजदीक आते हैं, जो से आप हम कह रहे हैं ना कि भाई कांग्रेस में सिर्फ डबल है, हरीश धामी कह रहे हैं आरक्षण गलत है, आरक्षण रावत कह रहे हैं कि मैंने कमाल कर दिया, दूसरा मतलब सब बोल रहे हैं। और इस बात ये बात वास्तव में सही है कि आज कांग्रेस के भीतर जिस अनुशासन की आवश्यकता थी, जिस कड़ाई का पालन होना चाहिए था, उसमें कहीं कमी है, इसलिए धड़ल्ले से बोले जा रहे हैं। ये लोग जितने लोग आप देख लिए, विजय बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी में चले गए, विजय बहुगुणा से एक बयान दिखवा दीजिए आप, वही विजय बहुगुणा है जो जिनका बयान आता था एनडी तिवारी की फ्लीट वहां चली जाती थी, हरीश रावत वहां दौड़ते थे, वहां मतलब लगता था कि भाई साहब बस बहुगुणा का बयान आ गया अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सतपाल महाराज क्या कर रहे हैं भाजपा में जाके? इनके तमाम जो लोग वहां जो नेता हुआ करते थे, इन सब की लीडरशिप को खत्म कर दिया गया था। वो जिन फ्यूज बल्बों की बात अभी कुछ दिन पहले सुबोध उनियाल कर रहे थे, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में एक कलाकारी तो है कि उन्होंने इन सब नेताओं को फ्यूज करके रख दिया है। किसी के गले में मंत्रिमंडल वाला पद डाल दिया, किसी को दायित्वधारी बना के कुछ भी कर दिया, लेकिन इतना जरूर है कि इनको बोलने की आजादी किसी को नहीं है। अच्छा विश्लेषण किया आपने, लेकिन मेरे को चिंता ना कांग्रेस की भी है। मैं कांग्रेस की चिंता इसलिए कह रहा हूँ, जब मुकाबला बराबरी का हो, फाइट का हो, दोनों ओर से योद्धा थोड़ा ताकतवर दिखे तो देखने वाले को भी और चुनाव करने वाले को भी आसानी होती है। अब जो कंडीशन आज कांग्रेस में देखी जा रही है, उस कंडीशन का भी आप आकलन करिएगा, वो भी थोड़ा दर्शकों को बताइए ये कंडीशन क्या कहती है। इस बुनियाद पर क्या चुनाव खड़ा कर पाएंगे, जीत वाला रास्ता निकाल पाएगी कांग्रेस, या फिर कुछ और है मकसद? दरअसल होता क्या है कि जब चुनाव जितना नजदीक आता जाएगा, कांग्रेस से सवाल इसलिए हो रहे हैं कि लोग अब 10 साल के कार्यकाल के जो बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल है उसका कंपैरिजन करने लगे। उनका लोगों का आम जनमानस में एक सवाल है कि इनको हटाया जाए तो किसको बनाया जाए, यही तो है परसेप्शन। और ये सवाल इसलिए ये वास्तव में होता ही है, 10 साल का टाइम हो गया तो एंड इनकम्बेंसी भी है, लोगों की नाराजगी भी है। 4 साल तक आपने मंत्रिमंडल नहीं बनाया तो वो नाराजगी तो वही अंदर ही अंदर पहले बहुत बड़े स्तर पर है। कांग्रेस से लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं चूंकि मुख्य विपक्षी दल है तो उस दल को बहुत सजग होकर जनता के सवाल उठाने चाहिए, यही तो है। विपक्ष से जो सामान्य जनमानस है, जो आम जनता यही अपेक्षा करती है कि उनके जो सवाल है उन सवालों को विपक्ष जो है सरकार तक पहुंचाए। वो उनको अगर इसलिए नहीं पहुंचा पा रही, उनके अपने खुद के झगड़े हैं, अभी से टिकट के बंटवारे शुरू हो गए हैं, अभी से ये होने लगा है कि 6 लोग ले लिए हैं तो दूसरों को और क्या होगा, नहीं होगा। ये बात इसलिए आ रही है कि अभी मैं कह रहा हूं अनुशासन वाले विषय में आज की तारीख में भी कांग्रेस 19 है और उसके पीछे स्पष्ट कारण है कि वहां पर जो उनकी प्रदेश प्रभारी हैं शैलजा, उनको उत्तराखंड आने से बहुत परहेज है। बड़ी मुश्किल से अब उनका कोई प्रोग्राम लग रहा है, जो आपने शुरुआत में बताया कि 5-7 दिन के लिए आने वाले। तो किसी भी घर में जब गार्जियनशिप कमजोर होती है तो उसका असर परिवार के बच्चों पर भी पड़ता है, बड़ों पर पड़ता है, और उसका नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान उस परिवार के जो बुजुर्ग लोग होते हैं
जो मार्गदर्शक होते हैं, उनको होता है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। तो इसीलिए जो आज ये सवाल है कि कांग्रेस में सिर्फ उठा-पल है, झगड़े हैं या हरक सिंह का बयान आ रहा है, हरीश धामी कुछ और कह रहे हैं, गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं चल रहा है, राजपूत वर्सेस ब्राह्मण चल रहा है, जो भी चल रहा है ये सब इसलिए मतलब हो रहा है कि आम जनता जो है ये चाहती है कि इस प्रदेश के भीतर जो विपक्ष है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि सरकार की आंखों में आंख डालकर उनसे सवाल पूछे, उनसे पूछे कि भाई आपको इतना प्रचंड बहुमत 2-2 बार दे दिया विधानसभा में, 3 बार लोकसभा में दे दिए, तो अब जनता के जो काम है उनको आप करके दीजिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए अपेक्षा जो जनता की होगी। और अगर उस बीच में ये सब जो चीजें अनुशासनहीनता की बातें आ रही है या उनकी कार्यकारिणी का विस्तार नहीं हुआ जो है, ये सब करना कांग्रेस के लोगों का काम है। ये काम उनके जो प्रदेश लीडरशिप है ये उनका काम है, जो उनकी सेंट्रल लीडरशिप है ये उनका काम है। अगर वो इसको नहीं करेंगे, वो इसको नहीं करेंगे तो उनका तो जो नुकसान होगा होगा, मेरा मानने से प्रदेश का नुकसान होगा। और जो प्रदेश के सवाल है वो दब कर रह जाते हैं। थोड़ा हरीश रावत जी को लेकर क्या कहेंगे आप? 60 दशक सियासत को दिए, सियासत में हो गए, उत्तराखंड गाढ़ गधेरों की बात करते हैं, लेकिन आज वो सियासी व्रत ले रहे हैं और सियासी व्रत ले रहे हैं, उस पर तमाम हो हल्ला हो रहा हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी बंसी बजा रहे हैं, हरक सिंह रावत गांव में गए, वो नाच रहे हैं। मतलब कुछ सीरियसनेस, गंभीरता या फिर कुछ ऐसी चीजें दिख नहीं रही। 15 दिन का व्रत का बात किया, सियासी व्रत की बात की। मुझे तो ऐसा लगा कि कोई अल्टीमेटम टाइप का दिया है 15 दिन तक कि आप ऐसा कर देंगे तो ठीक, नहीं तो कुछ और होगा। क्या रावत जी के सियासत को लेकर कुछ कहेंगे आप? कहां पर खड़ी है? इस प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को सींचने का काम जिस प्रकार से भगत सिंह कोश्यारी ने किया है, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में उत्तराखंड में हरीश रावत का कंट्रीब्यूशन है। इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। सारे प्रदेश ने, सब लोगों ने देखा कि हरीश रावत के कंधे पर 2002 का चुनाव लड़ा गया था और हरीश रावत थे जो अपने कंधों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाकर लेकर आ गए थे। एनडी तिवारी को सत्ता सौंप दी गई, उनके जो सियासी झगड़े थे वो एक अलग विषय है, लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वो हरीश रावत के कंधे थे, उनका जन विश्वास था, वो लोगों के बीच जाते थे, अभी भी जाते, और वो अपने कंधे पर जिताकर लाए। उसके बाद जो 2012 का इलेक्शन भी जीता गया, वो जिन परिस्थितियों में जीता गया वो सब लोग जानते हैं कि हरीश रावत के कंट्रीब्यूशन को आप नकार नहीं सकते। उस दल में एनडी तिवारी भी कांग्रेस को तोड़कर तिवारी कांग्रेस बना गए थे। सतपाल महाराज तिवारी कांग्रेस में चले गए थे। विजय बगड़ा तो बहुत बाद में उसमें आए, क्या नाम, राजनीति के भीतर। ऐसे वो तमाम बड़े चेहरों को भी आप समझते हैं, लेकिन उस पार्टी को बनाने में, उसको सींचने में, उसको पल्लवित पुष्पित करने में जो कंट्रीब्यूशन है, आज अगर सरेआम कोई विधायक कह रहा है कि हाँ हरीश रावत हमारे नेता है और हरीश रावत के लिए कोई कुछ बोलेगा तो हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे, ये एक जन नेता की पहचान होती है। आप देखिए कि सत्ता के साथ तो कोई भी आ सकता है कि पुष्कर सिंह धामी अगर विधायक का चुनाव हार गए थे, तमाम लोगों ने कहा हाँ साहब इनको जो है इनके लिए हम सीट छोड़ देंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति हारकर किनारे हो जाए और उनके पक्ष में इस प्रकार का माहौल बनता है तो निश्चित रूप से इसका मतलब उस आदमी का अभी भी धरातल है। उस आदमी ने कार्यकर्ता तैयार किए हैं, उसने ब्लॉक प्रमुख बनाए हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाए हैं, उन्होंने जो है मिनिस्टर बनाए, विधायक बनाए, सांसद बनाए, ये सब सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हरीश रावत की बात को अगर नाराजगी भी देखी जा रही है तो मेरा मानना है कि आज की तारीख में जिस दौर में कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग छिटक कर चले गए, जब हम पिछले कार्यकाल में उनके देखते थे करण मारा के, और करण मारा कई बार बोलते थे जिसे कल जाना वहां चला जाए, ये सुनते सुनते वहां जो है बड़ी संख्या में लोग चले गए। अब उन लोगों को सहेजने का, समेटने का कौन काम करेगा? तो अगर हरीश रावत उस क्षण में कोई काम कर रहे हैं और वो सियासत भी कर रहे हैं तो ये तो उनका अधिकार है। जिस घर को आपने बनाया है उस घर का जो है लिंटर सलामत रहे, उसके दरवाजे खिड़कियां सलामत रहे, उसका हवा पानी दुरुस्त रहे, उसमें बिजली पानी आए, ये तो घर के मुखिया की जिम्मेदारी है। तो इसलिए जो जिस हरीश रावत ने उस पार्टी को इस लेवल तक खड़ा करने का काम किया, इस लेवल पर लाए हैं, तो अगर वो किसी अंदाज में नाराज भी, अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है। और इसमें कोई, मुझे लगता कोई बहुत बड़ा ऐसा तूफान वाली बात होगी। जी, आपने 2002 का चुनाव का जिक्र किया, 12 का जिक्र किया, 17 और 22 को कैसे आप देखते हैं? तब भी मुझे जहां तक याद है हरीश रावत की भूमिका बड़ी अहम थी। तब लोग उसको आधार बना रहे हैं और 2017 का जो चुनाव था, चाहते हैं कि सर्वे सर्वा बनाया जाए, यही वजह है उनकी नाराजगी की।
2017 के चुनाव में जाने से पहले कांग्रेस उस जो भारी जो दल बदल हुआ, 9 विधायक एक साथ चले गए, उसका दम सेलार आज तक उठ नहीं पाए। विजय बहुगुणा जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, ये हरक सिंह रावत हो गए, चैंपियन, सुबोध नियाल, ये जितने भी लोग गए, जो 9 विधायक, मतलब आप सोचो कि एक सरकार चल रही है और उसके अचानक से 9 विधायक कम हो जाएं, तो ये बहुत सामान्य बात नहीं है। वो जो बहुत बड़ा चेहरा सतपाल महाराज हुआ करते थे वो चले गए, उनकी पत्नी चले गए, यशपाल आर्य भाग गए, यशपाल आर्य का बेटा भाग गया। वो तमाम लोग जिनको कांग्रेस पार्टी ने उंगली पकड़ के विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, वो सारे लोग भाग गए। तो जब वो भाग गए, उस क्षण में आपको उस दौर में जब आप इलेक्शन में गए, तो आपके पास क्या था? एक तो वो था कि आपकी बड़ी संख्या में लोग भाग गए। दूसरा, सीबीआई आ गई यहां पर। सीबीआई खड़ी होगी, चलो साहब तुम्हारा स्टिंग है, तुमने जो है विधायक खरीद रहे थे, तुम ये सब सौदेबाजी कर रहे थे। तो उस इलेक्शन को तो भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल पहले ही उस जो मतलब इनके विधायकों को तोड़ने में वो सफल रही। चाहे उन्होंने उनको डराया, उनको धमकाया, या जो बात आ रही थी कि 5-5 करोड़ रुपए दिए गए इसलिए उनको वहां जाकर ले गई, वो जो कुछ भी किया गया, उस दिन कांग्रेस की कमर तो उस दिन टूट गई थी जिस दिन जो है वो 9 विधायक एक साथ जो है अपनी सरकार को गिरा गए थे। वो जो 2022 का इलेक्शन, वहां मतलब 2017 का इलेक्शन वहां से प्रभावित हो गया था। उसके बाद भी आपने देखा कि दो बार, एक बार तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन के बाद फिर उनको सुप्रीम कोर्ट से जो है जीत मिली, फिर उन्होंने कम बैक किया, और उस दौरान की जितनी भी जो चीजें थी उससे वो आज तक उभर नहीं पाए। और वो कमोबेश वो स्थिति आपने 2022 के इलेक्शन में भी देखी। 22 के इलेक्शन से पहले भी बड़ी संख्या में आपने देखा कि लोग जो है बीजेपी यहाँ के लोगों को पकड़ पकड़ कर ले गई, अपने ज्वाइनिंग दिला दी। किशोर उपाध्याय जैसे लोगों को भी ले गई, लो साहब टिकट पकड़ो आप। तो जो व्यक्ति कहते थे कि भाई जो अमित शाह को हर दिन ये तड़ी पार है, ये लोकतंत्र के जो है क्या हत्यारे हैं, ये उनके शब्द हुआ करते थे। वो कहते थे कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री इस देश के, उनकी माँ की अस्थियों को स्वीकार नहीं करेंगे माँ गंगा। वो उसी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो 2022 आते आते इनकी जो कमर जो आधी टूटी थी 2017 में, वो 22 में वही हाल हो गए। तो इसलिए ये जो स्थितियां हैं ये एक दिन में क्रिएट नहीं हुई है, बल्कि मेरा मानना है कि जो कांग्रेस की जो स्थितियां आज है, उनके लिए सबसे बड़ा जो डेंट पड़ा वो वही दल बदल था जो 18 मार्च जो है 2016 को हुआ था। जी, इस बीच जो कुछ बयान चर्चा में रहे, क्योंकि हम रणजीत रावत को भी देख रहे हैं, कभी वो, आप तो ज्यादा जानते हैं मेरे से, सहयोगी हुआ करते थे हरीश रावत की, और वो उनके लूप हॉल्स भी जानते हैं, उनकी सकारात्मक चीजें भी जानते हैं, टिकट को लेकर, चुनाव लड़ाने को लेकर हर रणनीति में उनकी हिस्सेदारी, आज वो खिलाफ है। आप हरीश धामी को देख रहे हैं, वो रावत जी के साथ खड़े दिखते हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बड़ी अहम रहती है। मैं बहुत दिनों से, जब से मामला चला, तो गणेश गोदियाल के बयान का इंतजार कर रहा था। आज जाकर वो बयान आया जिसमें जब पूछा गया कि भाई ऐसी बात आ रही है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत हुआ है। जिस संजय नेगी को लेकर बवाल हो रहा है, वो कहते हैं कि संजय नेगी का लिस्ट में नाम है, भाई वो कांग्रेस में शामिल होंगे, उनकी विचारधारा कांग्रेसी, वो बताते हैं, उनका थोड़ा कुछ मामला है, उसको सुलटाएंगे, वो आएंगे कांग्रेस में, नाम भी है। और हरक सिंह रावत को हम देखते हैं, वो हरक सिंह रावत का मुंह वो वाला दिखा जैसे जब इनकी एंट्री हो रही थी कांग्रेस में, तो हरीश रावत के खिलाफ थे, तो कुछ अलग अंदाज में वो दिखे। तो इसको थोड़ा बताइएगा, क्या है इसका क्या असर पड़ेगा? मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, जो इनकी सेंट्रल लीडरशिप है उनकी जिम्मेदारी है। और जो बात पर्दे के भीतर हो सकती है वो पर्दे के बाहर अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी पार्टी का नुकसान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो वही है जिन्होंने इनके बहुत पुराने वीडियो भी रखे हुए हैं। हरक सिंह रावत जब इनकी तारीफ करते थे, हरीश रावत करते थे, उनको चला रहे। तो गणेश गोदियाल का ये जो बयान है, मेरा मानना है कि थोड़ा लेट आया, ये बयान पहले दिन आना चाहिए था। और अगर घर का मुखिया, आप चूंकि मुखिया है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी बात, मतलब चौराहे पे इससे पहले कि रायता फैले, आप अगर उसको नहीं समेटेंगे तो निश्चित रूप से सवाल आपकी लीडरशिप पर आते हैं, आपकी लीडरशिप पर आएंगे सवाल। तो इसलिए अगर आपको संजय नेगी को ज्वाइन कराना है या नहीं कराना है, ये सब बातें भी आज चौराहे पे बोलने की जरूरत नहीं थी। भैया आपने जिन लोगों को ज्वाइन करा दिया तो करवा दिया ना, अब आप उनसे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वो चूंकि जो मैनेजमेंट का जो हिस्सा है, उनके पास प्रदेश कार्यकारिणी नहीं है, जो वो कहते थे कि 2 हफ्ते में हम बना देंगे। अभी तक जो इनका दिल्ली में बैठा हाई कमान है, वो तोड़ रहा है वहां पर, कभी वो किसी की राय ले रहा, कभी किसी और की ले रहा। और जब तक किसी भी कप्तान के पास, किसी लीडर के पास जो है टीम नहीं होगी,
वो सिंगल हैंडेड जो है टीम नहीं चला सकता। अभी हम कुछ दिन पहले कहते थे ना कि पुष्कर सिंह धामी आधी टीम से काम ले रहे हैं। अब जाके उनका मंत्रिमंडल तब भरा जब चुनाव मतलब सर पे आ गया है। तो निश्चित रूप से गणेश गोदियाल को जब अध्यक्ष बना दिया गया था, चुनाव प्रबंधन समिति का जो है प्रीतम सिंह को बना दिया, प्रचार कमेटी का हरक सिंह को बना दिया, तो सेम टाइम में कार्यकारिणी आनी चाहिए और कार्यकारिणी नहीं आई। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो इसी बात के वेट कर रहे होंगे कि या तो कार्यकारिणी बन जाए, उसके बाद कुछ चीजों को दुरुस्त किया जाए, या फिर वो भी सोच रहे होंगे बहुत, चूंकि इनसे भी बहुत सीनियर लोग हैं ये, जो जिनके बयान तमाम तरह से आ रहे हैं, तो उनका जो मेकओवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी है कि किसी भी घटनाक्रम पर इस प्रकार के जब पार्टी के एंड से डिफरेंट बयान आ रहे हैं, तो उनको पहले दिन रोकना आपका जिम्मेदारी बनती है। अगर आप नहीं रोकेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो लीडरशिप है उस पर सवाल खड़े होंगे। हरीश रावत को आगे अपनी सियासत यूं ही जारी रखनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट भी देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि एक उम्र बिता दी, अब कमान दूसरों को दे दीजिए, अब वो लोग आगे करेंगे तो बेहतर होगा और वो नई सोच के साथ जाएंगे। अगर आप कहीं बीच में उनका कहना है कि टांग अड़ा रहे हैं या अड़ा देते हैं या मेरी बात सुनो बोलते हैं, एक सवाल तो ये है क्या करना चाहिए यहाँ पर कांग्रेस को या हरीश रावत को लेकर। दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा परिवारवाद का आरोप अब जाकर, पहले नहीं कहा जाता था हरीश रावत को लेकर, लेकिन अब कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि वो भाई बूथ मांगते हैं, धर्मपुर बूथ मेरे को दे दो। वो कहते हैं कि रामनगर से वो अपने बेटे आनंद राउत के लिए बना रहे हैं, उन्होंने अपनी बेटी को चुनाव लड़वाया, विधायक बना दिया ना। इसको लेकर भी एक सवाल हो रहा है कि वो कांग्रेस की सियासत नहीं कर रहे, वो परिवार की सियासत कर रहे हैं। इसको कैसे देखते? 2022 के इलेक्शन से कुछ पहले एक बार मेरी हरीश रावत से भेंट हुई थी, तो मैंने उनसे ये सवाल किया था परिवारवाद वाला कि भाई जो परिवारवाद, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा उन्होंने अपने परिवार के लोगों को जो है पदों पर बिठाया, लेकिन आप इसको किस अंदाज में मानते हैं? उन्होंने कहा मेरा जो 45-50 साल का जो राजनीतिक जीवन है, उस जीवन में जितनी मतलब 80 के आसपास, वो तो विधायक बन गए थे 1980 के उस दौर में, जब वो कह रहे मैं सांसद बन गया था, तो जब उस सांसद का बहुत बड़ा क्षेत्र था और जगह जगह जाना होता, तो कई बार मैं हफ्ते में 15 दिन में घर आता, तो जो व्यक्ति घर आता था वो निश्चित रूप से मेरा बेटा उसको चाय पिला रहा है, पत्नी उसे खाना खिला रही है, कोई दूसरा बेटा उसको जो है बस तक छोड़ने जा रहा है। तो उन्होंने कहीं सामाजिक ताना बाना जो लोग पॉलिटिकल परिवार में है वो बन जाता है। वो बच्चे समझ भी जाते हैं कि भाई अगर जो दाजू किसी काम के लिए आ रखे हैं तो ये एसडीएम के यहाँ फोन करना है। जब तक वो नहीं आए शाम तक तो करते थे, लोग एंटरटेन करते थे, उनकी समस्या का समाधान हो। तो उन्होंने कहा ये इसी प्रकार से जो परिवार के लोग ये राजनीति को सीखते और समझते भी हैं। ये तो उनका था जवाब परिवारवाद के ऊपर। अब आप देखिए कि आज की तारीख में जो हरीश रावत के बेटा टिकट मांग रहा है, एक बेटा लड़ भी गया, बेटी विधायक हो गई, पत्नी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ गई, ये सब है सामने। इसके साथ साथ जो और मजबूत पक्ष है वो ये है कि रंजीत रावत की बहू जो है ब्लॉक प्रमुख है, रंजीत रावत का बेटा ज्येष्ठ प्रमुख है, इनकी सीट पर दोनों। इससे पिछली बार भी रंजीत रावत का बेटा ब्लॉक प्रमुख था, प्रीतम सिंह का बेटा आज जिला पंचायत का उपाध्यक्ष है, ये सब सामने। अभी मदन बिष्ट की पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, राजू भंडारी इनके विधायक थे, उनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष थी। ऐसे वो तमाम लोग हैं, लेकिन वो चूंकि वहां क्या है कि कंट्रोलिंग नहीं है उस पार्टी के भीतर, जो एक अनुशासन होना चाहिए कि भाई अगर बिशन सिंह चुबाल की बेटी जिला पंचायत की सदस्य है तो वो बता रहे हैं ना कि हाँ भाई हम तो इनको एंटरटेन कर रहे हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सी विधानसभा सीट है जहां से फैमिली से निकले हुए लोग नहीं है? आप अगर ये पूछे कि गणेश जोशी की बेटी किस हैसियत से जो भाजपा में इन पोजीशन पर बैठा दी गई है, आज निशंक की बेटी भी एंट्री हो गई है, वो जो है फील्ड में काम कर रही है। वो आपको अब देखना जरा, ये जिस दिन महिला आरक्षण लागू हो जाएगा उस दिन आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कुटुंबदारी की कुटुंबदारी, परिवार के परिवार सबके हाथ में सिंबल होंगे, क्योंकि स्थितियां भी इतनी अनुकूल नहीं है कि कोई दूसरे जो लोग हैं वो राजनीतिक रूप से इतने मजबूत हों, ऐसा है नहीं। लेकिन अब कोई ये इसलिए नहीं पूछ पाया कि दिलीप रावत की पत्नी को मेयर का चुनाव लड़ाया गया, क्या मजबूरी थी, वो कोई नहीं पूछ पा रहा है। वो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, सत्ताधारी दल के लोग, उनसे सवाल पूछोगे तो वो तो बोलेंगे साहब वो तो राहुल गांधी के परिवार में चलता परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं है। अभी भी आप देखिए जो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, एक एक परिवार के 2-2, 3-3 लोगों को टिकट दे दिया गया है। हमने इस प्रदेश में देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने मुन्ना सिंह चौहान को भी टिकट दिया और उनकी पत्नी को टिकट दिया, 2017 के इलेक्शन में एक साथ दे दिया। उन्होंने यशपाल आर्य को भी टिकट दिया, यशपाल आर्य के बेटे को भी टिकट दे दिया। तो मतलब जब तक आप तो जो भारतीय जनता पार्टी में है
तब तक तो ये अच्छा है कि ऋतु खंडूड़ी भी जो है बिना कुछ जीवन में किए हुए कुछ नहीं किया कि हमारे पिताजी साहब खंडूड़ी जी थे इसलिए टिकट दे दिया है। मनीष खंडूड़ी भी वहां जो है टिकट की लाइन में खड़े हो गए। सौरभ बोगड़ा से पूछिए कि सौरभ बोगड़ा उत्तराखंड कहाँ था उससे पहले जब तुम्हारे पिताजी यहाँ सांसद नहीं बने थे। वो उनका तो यहाँ किसी का जन्म भी नहीं है इन लोगों का, शादी ब्याह बारात कुछ नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं। उनसे पूछे साकेत बोगड़ा का क्या कंट्रीब्यूशन था, आप कहाँ से ये सब यहाँ एंटर कर गए। तो परिवारवाद को लेकर एक तरफ अगर ये सब बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो 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 दूसरा पक्ष है जो बहुत कमजोर है वो डिफेंड नहीं कर पा रहा है। उनके पास उस प्रकार की कार्यकारिणी नहीं है, उनके पास उस प्रकार का आईटी सेल नहीं है, उनके पास काम जिनसे काम लिया जा सकता है उस प्रकार के लोग नहीं है। तो जब तक आप भारतीय जनता पार्टी के टक्कर के लोग इस प्रकार से उस व्यवस्था में नहीं खड़ा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए परेशानी रहेगी। नहीं, वो हरीश रावत का रहना और नहीं रहना सियासत में क्या करना चाहिए उस पर थोड़ा सा एक रिएक्शन चाहूंगा छोटा सा, कि वो क्विट कर देना चाहिए और लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए या फिर नहीं जो है वो चल रहे हैं वो चलना चाहिए। पंकज भाई, ये इस देश में कुछ समय से एक बात चल रही है ना कि जो कुछ हुआ 2014 के बाद हुआ, खूब फैलाया जा रहा है और ये भी कह रहे 2014 से पहले कुछ नहीं था। आज की तारीख में गजेंद्र रावत की उम्र 49 साल हो गई। गजेंद्र रावत आपके सामने बहुत सारी बातें बोल रहा है, राजनीतिक सामाजिक जो हमने पढ़ा लिखा ये तो है। ये सब चीजें कहां से आई? क्योंकि गजेंद्र रावत को उसके पिताजी हुकम सिंह रावत ने स्कूल भेजा, उसको इस लायक बनाया, स्कूल पढ़ाया, कॉलेज पढ़ाया, इस लायक कपड़े पहनाए, सब कुछ मेरे को बनाया गया ना। उससे पहले मेरे दादा पूरन सिंह ने मेरे पिताजी को किस लायक जन्म दिया, उनके लिए एक व्यवस्था रखी, खेती बाड़ी सब कुछ करके रखा। उनसे पहले जो हमारे बुढ़दादा थे उन्होंने उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा। हम भूल जाएं क्या? ये मैं बोलूं जो कुछ है आज 2026 में गजेंद्र रावत ही सर्वे सर्वा दिखाई दे रहा है। आज गजेंद्र रावत जो कुछ आपके सामने है उसके पीछे उसकी कई पीढ़ियां खपी होंगी। मेरी माँ, मेरी दादा दादी, पिताजी, जितने हमारे खानदान की पिछली पीढ़ियां हो रही होंगी, उन्होंने विषम से विषम परिस्थितियां देखी हैं। इसलिए घर का कोई व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है तो उसको आप शेल्टर होम में नहीं फेंकते हैं, उसको घर में रखा जाता है मान सम्मान के साथ में। और याद रखना, घर में बुजुर्ग व्यक्ति का होना बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है, बेहद सौभाग्यशाली। मैंने इस बात को अपने जीवन में देखा है। मेरी माँ जब आखिरी दौर में थी जीवन के तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, भाई साहब हम उनको घर में छोड़ के जाते थे, रिमोट रहता था हाथ में मेरे बेटे के, माँ के। कुछ देर तक तो माँ का चैनल चलता था, कुछ देर तक बेटे का, और हम अपने 2-3 साल के बेटे को घर में छोड़ के जाते थे। क्यों? क्योंकि आसरा है घर में, खास रही है माँ। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि हरीश रावत को किनारे फेंक दो या कोई जो बहुत सीनियर नेता हो जाए उनको किनारे फेंक दो और ये बोल दो इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो जो कुछ है 2014 के बाद दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा सबक सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए नहीं है, ये जीवन दर्शन है हम सब लोगों के लिए। हमें अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत बड़ा लंबे समय से चलती हैं और उनका जो क्रिएशन होता है उसके पीछे पीढ़ियां खपती हैं। तो इसलिए वो जो दल 100 साल पुराने दल हैं वो आज अगर स्टैंड कर रहे हैं तो उसके पीछे आज नहीं कि आज ही जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे लोगों ने जिन्होंने अपने आप को खटाया होगा, खपाया होगा, जिन्होंने वॉल पेंटिंग करी हुई, जो दरी बिछाने वाले लोग थे। ये तो अलग बात होगी कि आज सब इवेंट कंपनी के पास काम चले गया है। इसलिए हरीश रावत हो या कोई दूसरे जितने भी सीनियर मोस्ट नेता हो, जिन लोगों ने राजनीति को जिया है, राजनीति की है, जिनको ये सब काम आता है, उनका तो जितना आप उपयोग करोगे उतना बेहतर आपके लोग। अब आज पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, अब कल के दिन उनको हटा दिया जाएगा तो इसका मतलब थोड़ी होगा उनको बोल दिया साहब घर बैठा दो, इनका कोई काम ही नहीं लेना। तो फिर अगर आप ऐसा करते तो आपने जो जिस पोजीशन को उनको दी, इसका मतलब आपका डिसीजन गलत था। भाई कल के दिन किसी न किसी रूप में आप उनका उपयोग तो करोगे ना, उनकी राय लोगे, उनके परामर्श लोगे, उनसे पूछोगे कि आपके शासन में रहते हुए कैसी बेहतर चीजें होती थी। तो इसीलिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपने से पहले लोगों से अगर आप नहीं सीखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है नेस्तनाबूद हो जाते हैं। बीजेपी वालों ने तो मार्गदर्शक का पद भी बना दिया ना अलग से कि ऐसे लोगों के लिए ये वाला कॉलम है, ये मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आपने गजेंद्र भाई। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मार्गदर्शक वाले में जाना चाहिए, सलाह तो तब भी ले सकते हैं। मेरा मानना है कि मार्गदर्शक मंडल में जाने का मतलब है कि आप जो है उनसे मार्गदर्शन लेंगे। अगर कोई भी मार्गदर्शक मंडल में है तो क्या आप पूछिए कि कभी आपने आडवाणी जी से कौन से जो है सलाह ली, आपने मुरली मनोहर जोशी पैदल कर दिए, आपने ये जो उपराष्ट्रपति थे भारत के ये 2-2 पैदल कर दिए, आपने बड़ी बड़ी लीडरशिप खत्म कर दी। क्या इसलिए मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया उनको?
तो वेंकैया नायडू जैसे बहुत सीनियर मोस्ट, जिनके पास अभी काम करने का बहुत लंबा समय भी था। आपने आडवाणी जी के सामने जो आदमी 2009 में हमने इलेक्शन कैंपेन देखा, देहरादून में आए थे, हमने देखा कि जिस आदमी को चेहरा बनाया गया था, उनके उस बाद में उनको किनारे कर दिया, बोला मार्गदर्शन मंडल है। उनके सामने 3-3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ले गए, 2-2 राष्ट्रपति बना दिए, उनको बोल दिया मार्गदर्शक है साहब आप। तो अगर पैरामीटर है तो ना, मैंने तो इसलिए सवाल किया था, उनका बयान सुना था, मार्गदर्शक वाली बात कर रहे थे ना परसों, इसलिए वो चाहते हैं हरीश रावत उस भूमिका में आ जाए। तो मैंने कहा क्या पता यहाँ भी कोई पोस्ट जनरेट हो रही हो, ऐसा पद मिल रहा हो तब जाके। ये उनका डिसीजन हो, मार्गदर्शक मंडल में रखें, जो मर्जी करें, हम तो जितना हमारा अनुभव है उतनी बातें कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, नमस्कार। तो प्रदेश की सियासी स्थिति, नफा नुकसान किसको कितना और कौन कहां पर है, ये जानने और समझने की कोशिश कांग्रेस के लिए बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी क्लेश की वजह से कांग्रेस उन तमाम अपनी रणनीतियों में फेल होती दिखती है। हरीश रावत की सियासी भूमिका पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन जैसा कि गजेंद्र भाई का कहना था कि बड़ी परिवार में कोई बुजुर्ग होता है तो उसकी भूमिका अलग होती है, और ऐसे संकट में बुजुर्ग की कई बार राय काम आती है। ये कई कहावतों में आपने देखा होगा, कई कहानियों में सुना होगा। तो क्या वैसी भूमिका में हरीश रावत, लेकिन हरीश रावत अपने आप को उजाड़ू बल्द कहते हैं, वो संज्ञा दी गई, वो बोलते हैं हाँ मैं हूँ उजाड़ू बल्द। तो थोड़ा सा डर भी कांग्रेस वालों को उनसे लगता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इस चर्चा को लेकर आप क्या कहेंगे, कांग्रेस बीजेपी की सियासत और घमासान को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस वालों पर तो खूब शोर हो रहा है, लेकिन बीजेपी वालों में क्यों नहीं ऐसे सवाल किए जा रहे हैं उनसे? क्योंकि वहां भी घटने के लिए बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जैसा कांग्रेस में सड़क पर लड़ाई आ रही है, वहां बीजेपी में ऐसा नहीं हो रहा है। शायद यही वजह है। गजेंद्र भाई ने तो यही बताया, बाकी आपने चर्चा देखी होगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर अगर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सत्ताधारी दल है वहां पर, इसलिए ये सन्नाटा है क्योंकि वहां बोलने की किसी को इजाजत नहीं है। अब अगर वहां पर इस बात को लेकर शोर मच रहा है कि भाई संजय नेगी की ज्वाइनिंग होनी है नहीं होनी है, रंजीत रावत नहीं चाहते कि उसकी ज्वाइनिंग हो, रंजीत रावत चाहते हैं कि उनका बेटे को वहां टिकट मिले, रंजीत रावत की बहू को टिकट मिले, रंजीत रावत को शर्ट से टिकट मिले, ये झगड़ा है, वो नहीं चाहते। और जो हरीश रावत ने कहा कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये जो प्रारंभिक तौर पर दिखाई दे रहा है। इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि आखिरकार जो गंगोत्री विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश चौहान को टिकट दिया, विधायक बने, और जो कांग्रेस पार्टी से जो लड़े थे 5 बार, विजय पाल सजवान, वो आज भारतीय जनता पार्टी में, तो किसको टिकट मिलेगा? और जिस दिन इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा तो विजय पाल सजवान कहां जाएंगे या सुरेश चौहान कहां जाएंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है।